हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हम सभी ने अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ा है, और पार्ट 2 में जो हमने अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ा है। सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप उस वीडियो को देखिए, फिर आइए इस वीडियो को देखिए। फिर आपको जो है जो चीज़ें समझ में आएंगी और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को धीरे से पढ़ना, पेशेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। जो कुछ भी पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है। एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, अपनी आवाज़ों में, अपनी भाषा में पढ़ाऊंगा। आप सभी को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी को प्रेशर नहीं डालना है अपने माइंड पे, पेशेंस से पढ़ो, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है तेज पढ़ने की। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो अनुच्छेद 4 के बारे में हम स्टार्ट करते हैं समझना। अनुच्छेद 3 तक तो हमारा हो ही गया था, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 4, ओके। आप सभी को अनुच्छेद 4 के बारे में पता होगा, बट आज मैं अपनी लैंग्वेज में, आज मैं अपनी भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 4 यह कहता है कि आपको अगर कोई भी संशोधन करना है अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में, तो आपको साधारण बहुमत के अनुसार करना होगा। आपको 300 मतलब आपको अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करना होगा। इसे मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम आपको लिख के समझा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 4 क्या कहता है वो बता रहा हूँ। पहला क्या कहता है, आपको अगर अनुच्छेद 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 क्या बातें करता है उसको भी बता दे रहा हूँ, ओके। सॉरी दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश, भारत के राज्यों का नहीं, विदेशी राज्यों का प्रवेश, ठीक है दोस्तों। हमारा अनुच्छेद 2 बात करता है, ठीक है। और हमारा अनुच्छेद क्या बातें करता है, अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, वर्तमान परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं है तेज पढ़ने की। अच्छा पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर इनसे संबंधित कोई भी संशोधन करना है अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में, ठीक है, तो किसका यूज नहीं करना है, 368 का, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करना होगा। अब आप सभी को अनुच्छेद 368 के बारे में नहीं पता होगा तो आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 368 के बारे में। बाकी 395 आर्टिकल्स हमारे संविधान में होते हैं, उनको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 4 क्या बातें करता है, आपको अनुच्छेद 2 में कोई भी संशोधन करना है, आपको कोई भी संशोधन अनुच्छेद 3 में करना है, तो आपको जो है 368 का प्रयोग नहीं करना है। फिर किस चीज़ का प्रयोग करना है, साधारण बहुमत। एक होता है साधारण बहुमत दोस्तों, ठीक है दोस्तों, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है दोस्तों। बहुमत का प्रयोग करके करना होगा, ठीक है दोस्तों। यही बातें हमारा जो है अनुच्छेद 4 बताता है। आप सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार आप सभी को फिर से समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 4 यह बातें करता है, अनुच्छेद 2 में कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी संशोधन करना है, अनुच्छेद 3 में कोई भी संशोधन करना है, तो आपको जो है साधारण बहुमत से करना होगा, 368 का प्रयोग करना नहीं होगा,
368 का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है दोस्तों, यही बातें बताता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गई हो। तो दोस्तों हमारे इतिहास में एक सवाल उठा था। कौन सा सवाल उठा था? कि अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी विदेशी क्षेत्र का भारत में प्रवेश किया जा सकता है, और अनुच्छेद 3 के तहत भारत में मतलब नए राज्य मतलब कोई भी राज्य बन चुका है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्या जो है इसी प्रकार से विदेशी मतलब भारत का क्षेत्र कोई विदेश को दे सकता है? विदेश को दे सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। यही सवाल आया है कि भारतीय क्षेत्र को, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे अनुच्छेद 2 के तहत आप सभी को पता है प्रवेश किया जा सकता है विदेशी क्षेत्रों को, ठीक है? और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या इसी प्रकार से भारत के क्षेत्रों को विदेश को दिया जा सकता है? विदेश को दिया जा सकता है क्या? भारत के क्षेत्रों को, भारतीय क्षेत्रों को विदेश को दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। फिर कैसे दिया जा सकता है? आइए इसे जानते हैं। ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया था, ठीक है दोस्तों? तो आपको इस सवाल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों? तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, कह रहा हूँ अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, धीरे-धीरे पढ़ो मेरे साथ। जल्दी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी का काम पता है किसका होता है? बुरे लोगों का। तो हम लोग बुरे लोग तो हैं नहीं, स्टूडेंट हैं। हमको एक कमरे में रह के पढ़ाई करना है, ठीक है? मम्मी-पापा के लिए मेहनत करनी है, ओके? तो पढ़ेंगे, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे भाग जाएँ। यही देखिए आपको अनुच्छेद 4 जो है कितने अच्छे तरीके से मैंने कितनी बार बताया। क्यों बताया? क्योंकि आपको समझ में आ जाए। वैसे भी मैं जब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ सभी लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो मुझे पता है। क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। सभी नॉलेजेबल होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए। ज्ञान को प्राप्त करो, चाहे वह एक ज्ञान हो, चाहे वह 1000 ज्ञान हो, चाहे वह बुरी जगह से मिल रहा हो। ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, फालतू ज्ञान की बातें नहीं। जहाँ ज्ञान की बातें मिले, चाहे वह अच्छी जगह हो, चाहे वह बुरी जगह हो, चाहे वह छोटा स्थान हो, चाहे वह बड़ा स्थान हो, वहाँ से ग्रहण कर लो उस ज्ञान को। तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि क्या हमारी संसद जो है, क्या हमारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्रों को जो है विदेश को दिया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। अब आइए इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक क्षेत्र था हमारे भारत में। कैसा क्षेत्र था? बेरूबारी संघ क्षेत्र। ये कहाँ का था? पाकिस्तान का क्षेत्र था, हमारे भारत में था। तो बाकी जो संस्थान के लोग थे, संस्थान के नेता लोग थे, ठीक है? हमारे भारत में जो है संस्थान तो है ही, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, बहुत सारे नेताएँ लोग हो गए। ये लोग आपस में बातचीत करने लगे, संबंध किए और समझौता करने लगे कि जो ये पाकिस्तान का क्षेत्र हमारे बेरूबारी संघ क्षेत्र है, हमारे भारत में पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, वह हमको पाकिस्तान को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ऐसे वाद विवाद होते रहे, बहुत दिनों तक वाद विवाद होते रहे, ठीक है दोस्तों? पाकिस्तान और भारत के बीच में वाद विवाद होने लगे, ठीक है? होते रहे, बहुत दिनों तक होते रहे। तो फिर राष्ट्रपति को एक पावर है, कौन सी पावर है पता है दोस्तों? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी सवाल, किसी भी सवाल को ले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप उस पे सलाह ले सकते हो, राय ले सकते हो। अनुच्छेद 43 आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मैं तो ऐसे ही बता दिया कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह ले सकती है, कोई भी राय ले सकती है। मैं ऐसे शॉर्टली बता दिया, आपको इसे डिटेयली समझना है, ठीक है दोस्तों? तो हम कहाँ बात कर रहे थे कि हमारा जो है हमारे भारत में बेरूबारी संघ के नाम का क्षेत्र हमारे भारत में है, और वो किसका है? भारत का नहीं है, वह पाकिस्तान का है। तो इसके लिए वाद विवाद होते रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत के जितने भी नेताएं मंत्री थे तो ये लोग समझौता कर रहे थे। उसी में से किसी ने एक ने कहा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है। तो बाकी सारे लोगों ने कहा कि जब इनको अधिकार है तो ये अपने अधिकारों का यूज करें। तो राष्ट्रपति जो है 1960 में, क्या आप सभी को लाइन वाइज समझाऊं? ऐसे ही पहले समझा देता हूँ, फिर लाइन वाइज समझाता हूँ, एक एक लाइन को लिख करके, ठीक है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जी जो हैं, राष्ट्रपति 1960 में, राष्ट्रपति जी जो हैं 1960 में सुप्रीम कोर्ट गए। कहाँ पे गए? सुप्रीम कोर्ट में। और ये सवाल कब आया सामने उनके? 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। आप सभी को पता होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों?
राष्ट्रपति जी जो हैं उस सवाल को लेकर के 1960 में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या उत्तर दिया उसके लिए आप सभी को जानना पड़ेगा और भी, ठीक है। तो और बताता हूँ, जैसे कि संसद ने मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ, राष्ट्रपति ने 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने सवालों को ले गए जो बेरीवारी संघ के क्षेत्र से संबंधित था। उनके पास गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आपको केवल अधिकार है राज्य को समाप्त करने की, राज्य में परिवर्तन करने की, ना कि भारतीय क्षेत्रों को विदेश विदेश को देने की। यह आपको अधिकार नहीं है क्या? देखिए दोस्तों, आपको मैं लिख के समझा रहा हूँ। आपको केवल ओके केवल राज्य को समाप्त करने का अधिकार है, ठीक है, ना कि भारतीय क्षेत्रों को ना कि भारतीय क्षेत्रों को किसी अन्य देश को देने का, किसी देश को देने का। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। पहली तो बात क्या थी कि एक क्षेत्र था जो कि हमारे भारत में था, वो किसका क्षेत्र था? पाकिस्तान का क्षेत्र था। उसके लिए वाद विवाद होते रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ के जो मंत्री लोग थे, जो नेताओं लोग थे, वो लोग संबंध बनाए, एक समझौता किए कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो फिर राष्ट्रपति को एक अधिकार प्राप्त था अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से जो है राय ले सकती है। तो वो जो है तब राष्ट्रपति ने कहा ठीक है मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रही हूँ। तो राष्ट्रपति ने 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के पास गई, सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि यही यही सब कुछ है, कि यही क्षेत्र है हमारे भारत में पाकिस्तान का, यही मुझे देना है, क्या करना होगा हमको उसके लिए। तो फिर जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राष्ट्रपति से कि आपको केवल राज्यों को समाप्त करने का अधिकार है, आपको केवल राज्यों को समाप्त करने का अधिकार है और उनमें परिवर्तन करने का अधिकार है, ना कि भारतीय क्षेत्रों को किसी अन्य देश को देने का है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि हम जो हैं, हमारी जो संसद है वह जो है भारतीय क्षेत्रों को विदेश को नहीं दे सकती है, किसी अन्य देश को नहीं दे सकती है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया ना? तो आगे देखिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर किया जा सकता है, भारत में जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, अगर उसे दिया जा सकता है तो किसके माध्यम से दिया जाएगा? अनुच्छेद ओके ओह सॉरी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अनुच्छेद 3 की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि दोस्तों, अगर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना है तो अनुच्छेद 368 के द्वारा अनुसार तहत दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? तो यही मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 368 की आवश्यकता पड़ेगी संसद को। संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार 368 के द्वारा 368 के तहत भारतीय क्षेत्रों को विदेश को दे सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? फिर अब ये सब कुछ फाइनल हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई, तो इसके लिए एक संशोधन करना पड़ा। वो कौन सा संशोधन करना पड़ा, आइए समझ लेते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आई कि नहीं चीज़ें? तो आपको लिख लेना है कि वाद विवाद होते रहे, क्वेश्चन डालना है, क्वेश्चन पे करना है कि कुछ वाद विवाद होते रहे और अनुच्छेद 43 के तहत जो है उनको अधिकार है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के पास गए। फिर आपको लिखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था वो यही यही बातें थी, और अगर कुछ किया जा सकता है इस मामले के साथ तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको नोट्स में अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है दोस्तों? तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, ना कि लिखवाया है। अगर आप कहो तो लिखवा भी दूँ, क्या बोलते हो? चलो ठीक है, मैं लिखवा भी देता हूँ, ओके। लेकिन वीडियोस लंबी हो जाती हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ओके।
इसीलिए मैं नहीं लिखवाना चाहता था, बट लिखवा देता हूँ बिकॉज़ आप सभी नहीं कहोगे तो मतलब नहीं लिखवा पाए। पहली बात तो एक क्वेश्चन था बेरुवारी संघ का नाम का, ठीक है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। उसके लिए पहले पॉइंट में आपको लिखना है, उसके लिए जो है आपस में समझौते होते हैं। आपस में मतलब भारत के लोगों ने मिल करके समझौता किया कि ये जो क्वेश्चन है ये बेरुवारी संघ के क्षेत्र को लेकर है। बेरुवारी संघ जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान में नहीं है, वह हमारे भारत में है, और वह किसका क्षेत्र है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि उस क्षेत्र को लेकर के भारत के लोगों ने कुछ बातचीत की, और बातचीत करने के दौरान पहले पॉइंट में लिखना है, भारत के लोगों ने उस क्षेत्र बारे में भारत के लोगों ने उस क्षेत्र के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब कैसी बातचीत थी कि भारत में जो क्षेत्र है पाकिस्तान का उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यही सारी बातें हो रही थी। तो उसी में से किसी ने कहा, दूसरे पॉइंट में लिख रहा हूँ, राष्ट्रपति को अनुच्छेद अनुच्छेद 143 के तहत यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट मतलब ऐसे लिख दिया हो तो आप सभी को समझ जाना है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मतलब विचार होता है, सलाह और राय ले सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको ले करके राष्ट्रपति जी अब जाएंगे ना उनके सामने, तो 1960 में गए। तो राष्ट्रपति 1960 में इस सवाल को लेकर के, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इस सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान रहा, अब उसको समझ लेते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? एससी ने कहा आपको केवल राज्यों में परिवर्तन, राज्यों को समाप्त करने का अधिकार है, ना कि भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने का। ठीक है दोस्तों, तो एक बात और बोली थी, एक बात क्या बोली थी कि अगर दिया जा सकता है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको 368 के अनुसार, हाँ ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर इस क्षेत्र को देना है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 का
प्रयोग करना होगा, करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। कौन सा क्षेत्र था मेरा मार्कर? ओके, एक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास में उत्पन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ आप सभी को दिख रहा होगा, आप सभी स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, बाकी आप इसे नोट करते रहना। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा कि मैंने बहुत देर से यही समझा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए मैं कितना भी मेहनत मुझे करनी पड़ जाए मैं करूँगा, और इतना लिखने में मुझे कितना टाइम लगा होगा? 5 मिनट तो कम से कम। ठीक है दोस्तों, ओके। आप सभी को यार प्रेशर नहीं लेना है, पहली बात तो प्रेशर नहीं लेना है। इतनी अच्छे तरीके से बता भी रहा हूँ, और एक जैसे बोलते नहीं है गाँव के तरीके से समझा रहा हूँ, वैसे ही समझा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज जो है गाँव से अलग है, तो हमको थोड़ा विकसित भी होना चाहिए ना। अब एकदम गाँव की तरीके से पढ़ेंगे तो पढ़ने का मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि पढ़ क्या रहे हैं, और पढ़ाई का हमारे मैनर क्या है, कुछ मैनर ही नहीं दिखेंगे। तो बातें कहाँ तक पहुँची थी दोस्तों? तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी स्याही भर लेता हूँ, ओके, बिकॉज़ ख़त्म हो जाती है दोस्तों, आप सभी को प्रॉब्लम होगी चीज़ों को समझने में और देखने में, तो मुझे करना पड़ेगा ये। 1 सेकंड, हो गया मेरे दोस्त। बात कहाँ तक पहुँच गई थी दोस्तों? बात यहाँ तक पहुँच गई थी, सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई थी, संशोधन करना था। 368 के ज़रिए 9वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1974 में। ठीक है दोस्तों, 1974 में नहीं, 1960 में किया गया। ठीक है दोस्तों, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। 1974 में तो आदान प्रदान हो गया था एकदम फाइनली तरीके से। सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ ही चलता रहता है। तो क्या कह रहा हूँ मैं? 9वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। 1960 लागू किया गया। अब लागू किया गया तो क्या हो गया? लागू करने के बाद क्या हो गया? लागू करने के बाद क्या हो गया मेरे दोस्तों? तो जो पाकिस्तान का क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया हमारे भारत से। ओके, तो मैं इसे कैसे लिख दूं, किस शब्दों में लिख दूं? तो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 को लागू किया गया। इसके बाद इसके तहत लिख देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया क्या? पाकिस्तान, ओके, पाकिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान दे दिया गया। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि अब तो फाइनल हो गया सब कुछ। नहीं दोस्तों, इसके बाद भी मुकदमेबाजी चलती रही। इस
क्या बोलते हैं, इस सवाल को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के लिए भी गया था। ठीक है दोस्तों, चुनौती के लिए भी गया था, इसके लिए मुकदमेबाजी होती रही, हमेशा वाद विवाद अभी भी होते रहे, रुके नहीं। क्यों नहीं रुके और क्यों होते रहे वाद विवाद, चुनौती किस लिए गई थी, इन सारी चीज़ों को अभी समझेंगे, इसी वक्त समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे। कितनी भी बड़ी वीडियो हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया कि राष्ट्र मतलब एक सवाल पैदा हुआ, उस सवाल के पीछे कुछ लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त किया, और विचार व्यक्त करने के बाद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सलाह ली सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा-ऐसा होना पड़ेगा, कि राज्यों को आप समाप्त कर सकते हो, यह आपका अधिकार है, बट आप जो है किसी भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को नहीं दे सकते हो, इसके लिए 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 368 का प्रयोग करके संशोधन किया गया, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। ठीक है दोस्तों, लागू किया गया। उसके बाद उसके क्षेत्र को पाकिस्तान दे दिया गया। इसके बावजूद भी मुकदमेबाजी होती रही। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, और 1969 में आप सभी को पता होगा, 1969 की बात हो रही है। ये 1960 तक की हो गई, अब 1969 पे चलते हैं। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत को नहीं, 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यवस्थाएं की, व्यवस्थाएं की, किसके लिए, किसके लिए, भारत के लिए। तो पहली व्यवस्था आप सभी को बता देता हूँ। पहली व्यवस्था यह थी, भारत और किसी अन्य देश से, किसी अन्य देश से संबंधित सीमा निर्धारण। ओके, एक मिनट, मतलब आपसे मुझे क्या लिखना है बता दोस्तों, भारत और किसी अन्य देश के बीच कोई भी सीमा निर्धारण मामले आते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको हल करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पहला था, बट मैं इसे थोड़ा लिखने में कुछ सेंटेंस नहीं बना पा रहा हूँ। भारत और किसी अन्य देश के बीच, ओके, अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण धारण मामले, विवाद मामले, ठीक है, मामला, कोई भी मामला हो तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। भारत और किसी अन्य के ओ सॉरी यार, देश लिख देता है, ठीक है, आप सभी को, देश के बीच सीमा निर्धारण से संबंधित मामले को हल करने के लिए, से संबंधित मामले निर्धारण से करने के लिए, सब कुछ मिस्टेक ही है, करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, पड़ेगी। फिर कैसे, कोई भी मामला है उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, कार्यपालिका कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। ओके, अब दूसरी व्यवस्था क्या थी, कि आप जो है, आप किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देश
नहीं दे सकते। ओके, हाँ ठीक है दोस्तों। अब एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को नहीं समझाऊंगा। हाँ, संविधान संशोधन हुआ, पाकिस्तान के क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया। उसके बाद 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ व्यवस्थाएं की भारत के लिए। तो पहली व्यवस्था क्या थी, भारत और किसी अन्य देश के बीच कोई सीमा निर्धारण से संबंधित कोई भी मामला है, उसको हल करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर कैसे होगा, कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। कार्यपालिका आप सभी को नहीं पता होगा, तो कार्यपालिका में 2 लोग होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। इनके अलावा कोई नहीं होता है। तो मतलब सीमा निर्धारण से संबंधित कोई भी मामले होंगे तो प्रधानमंत्री और द्रौपदी बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे जो है संविधान संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कर सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिका कर सकते हैं। तो और दूसरी व्यवस्था क्या थी, आप किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को नहीं दे सकते हैं, यह भी व्यवस्था की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंत क्षेत्रों को। अब आप सभी को अंत क्षेत्र बता देता हूँ। ठीक है, अंत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में जो है इनक्लेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं मिस करूंगा दोस्तों। मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूँ, आप सभी के मन में ख्यालात आ ही रहे होंगे। तो मैं एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ा रहा हूँ और मैंने इस चैप्टर को कम से कम पढ़ा होऊंगा 15-16 बार तो पढ़ ही चुका हूँ। तो हर एक चीज़ मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गई, बट आप सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ करना मुझे। क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, लोगों की संख्याएँ यहाँ पे ज़्यादा हैं और डिस्ट्रैक्शंस मुझे बहुत ही ज़्यादा खाए जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा था आप सभी को कि जो है बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ संबंध थे किसी क्षेत्र को लेकर के, तो उन क्षेत्रों को जो है अलग कर दिया गया, कि मतलब आदान प्रदान कर दिया गया। अब इसके बीच का संबंध समझ लेते हैं। तो अंत क्षेत्र बोलते हैं, जो कि जैसे कि हाँ, अंत क्षेत्र में समझाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अंत क्षेत्र, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना क्षेत्रों का अंत, इनक्लेव, इसे इंग्लिश में इनक्लेव बोलते हैं। अब ये मैं एक सीमा रेखा खींच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भारत, इंडिया भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। और यहाँ पे मैं बांग्लादेश लिख दे रहा हूँ, बांग्लादेश। तो दोस्तों जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने क्षेत्र जो हैं किसके हैं, इन भाई के, इनका कंट्रोल चलता है। इसी प्रकार से इतने जो क्षेत्र हैं वो इन भाई साहब के, इंडिया भाई साहब के। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को प्रत्यक्ष दिख रहा होगा, आप सभी के आंखों के सामने दिख रहा होगा, इंडिया के कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश में हैं। ठीक है, और इंडिया शासन करती है बांग्लादेश में जो हमारे इंडिया के क्षेत्र हैं, और बांग्लादेश शासन करती है जो हमारे इंडिया में है बांग्लादेश के क्षेत्र। ठीक है, तो इस जैसे स्थान पे हम किस शब्द का यूज करेंगे, अंत क्षेत्र का, यानी कि इनक्लेव का। ठीक है दोस्तों, आप सभी को इनक्लेव का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ लेते हैं इनका आदान प्रदान कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो आदान प्रदान हुआ, पहले तो सरकारों के बीच में बैठक हुई। ठीक है, उसमें समझौते किए गए। उस समझौते के दौरान, उस समझौते के द्वारा जो है भारत ने जो है 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र, कितने दोस्तों, एक मिनट मुझे देखना पड़ जाएगा। हाँ, 51 क्षेत्र को, 51 इनक्लेव्स को भारत को दिए बांग्लादेश ने। तो इसी बातों को मैं अब लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इनक्लेव को लेकर के है ये। ठीक है दोस्तों, इनक्लेव अंत क्षेत्र को लेकर के है समझौता। ठीक है दोस्तों, समझौते के दौरान समझौते के द्वारा भारत सरकारों के बीच में समझौता हुआ, भारत और बांग्ला, अच्छा मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो।
अरे यार, मेरे से तो यही प्रॉब्लम साली नहीं देखी जाती। भारत और ओके, भारत और इंडिया और बांग्लादेश के सरकारों के बीच सरकारों के बीच समझौता हुआ। समझौता हुआ, ठीक है दोस्तों। अब समझौता क्या हुआ था? हैं? सो हेलो दोस्तों, मेरे माननीय पिताजी आ गए थे, तो हम उनसे थोड़ी बातें करने लगे थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के सरकारों के बीच में समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? कि आप हमारे क्षेत्रों को दे दो और हम आपके क्षेत्रों को दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बांग्लादेश ने जो है बांग्ला बांग्लादेश ने 100 नहीं 51 क्षेत्र भारत को दिए। ओके दोस्तों, 51 क्षेत्र, अंत क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों। अंत क्षेत्र का मतलब मैंने समझा दिया है। बांग्लादेश ने सॉरी, एक एक मिस्टेक तो करता रहता हूँ। बांग्लादेश ने 51 अंत क्षेत्र भारत को दिए। भारत को दिए, ठीक है दोस्तों। हमारे एम लक्ष्मीकांत में दिए की जगह पे हस्तांतरित कर दिए। तो हस्तांतरित करने का मतलब होता है आदान प्रदान। तो वो वर्ड हमको अच्छा लग रहा है और वह वर्ड प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करने योग्य है, तो मैं वही वर्ड प्रयोग करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश ने 51 अंत क्षेत्र भारत को हस्तांतरित कर दिए। हस्तांतरित किए, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश ने 51 अंत क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिए, यानी कि भारत को दे दिए। और भारत ने 111 अंत क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिए, ठीक है। भारत ने कितने दिए दोस्तों? भारत देश ने भारत देश ने 111 अंत क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा सारी की सारी बातें। और एक पॉइंट और बच रहा है, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट क्या बच रहा है? कि भारत की जो सीमा थी, भारत की जो सीमा थी और बांग्लादेश की जो सीमा थी, जो एक दूसरे के अपोजिट थी। जैसे बांग्लादेश का भारत में क्षेत्र है और भारत का बांग्लादेश में क्षेत्र है, ऐसी जो क्षेत्रफल थी, इन क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल था वो कितना था पता है? समय मतलब सीमा कितनी थी, कितना दूर में वो लोग उतना फैला था? तो 496.7 किलोमीटर तक लंबी साझी सीमा थी, ठीक है। साझी अब मैंने आप सभी को सब कुछ समझा दिया है और एकदम फाइनल कर दिया है। तो आप सभी को एक बार सारी चीज़ों को फिर से समझा दूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहली बात तो क्या हुआ हमारे भारत के बीच में, एक क्वेश्चन पहले तो अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 यह बताता है कि आपको 2 और 3 अनुच्छेदों में कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी संशोधन करना है, तो 368 का प्रयोग नहीं करना होगा, साधारण बहुमत के अनुसार आप कर सकते हो। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और उसके बाद एक विवाद हुआ, विवाद का मतलब एक क्वेश्चन सामने आया हमारे भारत के इतिहास में, ठीक है दोस्तों। तो वो सवाल कौन सा था? बेरूबारी संघ के क्षेत्रों को लेकर था। तो भारत के लोग जो है आपस में समझते हुए कि ये तो पाकिस्तान का क्षेत्र है हमारे भारत में, क्या उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो राष्ट्रपति को एक अनुच्छेद 143 के तहत अधिकार प्राप्त है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकती है, राय ले सकती है। तो उसने उसका प्रयोग किया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको सिर्फ
सीमा समाप्त करने का, राज्यों की सीमा समाप्त करने का और राज्यों में परिवर्तन करने का अधिकार है, ना कि आपको जो है भारतीय क्षेत्र को विदेश को देने का है। आपको अगर देना ही है तो आपको 368 का प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद संशोधन किया गया, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 नहीं 1960 को लागू किया गया। उसके अनुसार जो है भारत में जो पाकिस्तान का क्षेत्र था उसको पाकिस्तान को दे दिया गया। यहाँ तक सब कुछ फाइनल होने के बाद 1969 में व्यवस्थाएं की, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यवस्थाएं की भारत के लिए। भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण से संबंधित कोई भी मामला घटित होता है तो उसके लिए संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, संविधान में कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। और इसमें जो है भारतीय क्षेत्र को विदेश में शामिल करने का प्रावधान नहीं है कि कोई भी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने बांग्लादेश और इसकी बात की, बांग्लादेश और सरकारों के बीच में समझौता हुआ। उसके बाद जो है बांग्लादेश ने 51 अंत क्षेत्र जो भारत को हस्तांतरित कर दिए और भारत ने 111 अंत क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है जो साझी सीमा थी कि बांग्लादेश का कितना क्षेत्र था भारत में और भारत का बांग्लादेश में कितना क्षेत्र था, उनकी सीमाएँ क्षेत्राएँ कितना थी, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा थी, साझी सीमा थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो हमने पढ़ाया था। आप सभी को माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। और आइए और भी कुछ समझ लेते हैं जो कि इसी में मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैं आप सभी को बताने के लिए भूल गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताना है मुझे, 100वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसे भूल गया था क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, संशोधन अधिनियम अधिनियम 2015। ये क्यों मैं आप सभी को बता रहा हूँ और ये हमारे एम लक्ष्मीकांत में क्यों मेंशन किया गया, क्यों बताया गया है, क्योंकि ये जो हमारा 100वां संविधान संशोधन है 2015 का, वो जो है इससे संबंधित बातें करता है। किससे संबंधित बातें करता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंत क्षेत्रों का बंटवारा हुआ है, आदान प्रदान हुआ, उससे संबंधित बातें करता है। इसीलिए जो है इसको इस पॉइंट पे मेंशन किया गया और इसका कोई योगदान नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हमने समझा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या समझाना है, रेड क्लिफ अवार्ड, और ये सीमा निर्धारण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमारा होगा भारत भारत और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, और बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1947 के पहले बाद, मतलब ठीक है दोस्तों, मतलब पुराने समय में पाकिस्तान, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत और बांग्लादेश का जो सीमा निर्धारण हुआ, सीमा निर्धारण ओके, सीमा निर्धारण, भारत और बांग्लादेश का सीमा निर्धारण 1947, ठीक है दोस्तों, 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा किया गया था। अवार्ड द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का सीमा निर्धारण 1947 रेड क्लिफ अवार्ड द्वारा किया गया था। लेकिन जो है रेड क्लिफ अवार्ड द्वारा जो सीमा निर्धारण किया गया था वह सही नहीं हुआ था। कुछ क्षेत्र उसमें चले गए थे किसी और देश में और कुछ क्षेत्र किसी और देश में चले आए थे। मान के चलिए बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में चला गया था और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में चला आया था। तो इस विवाद को लेकर के एक 1950 में एक बग्गे अवार्ड नाम का, कुछ भी बोल लो, मतलब बैठक हुई। ठीक है दोस्तों, 1950 में इसका समाधान किया गया।
किया गया, किसके द्वारा किया गया? बग्गे अवार्ड द्वारा। अवार्ड द्वारा, बट सफल नहीं रहा दोस्तों। फिर क्या हुआ? फिर एक कोशिश की गई उसी टाइम, पुनः एक कोशिश और की गई 1958 में, नेहरू नून समझौता। नेहरू नून समाधान, ठीक है दोस्तों, नेहरू नून समझौता ही लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। द्वारा किया गया, लेकिन यह भी नहीं सफल रहा। आप सभी को एक बार फिर से बताऊं, भारत और बांग्लादेश का सीमा निर्धारण 1947 रेडक्लिफ अवार्ड द्वारा किया गया था, जो कि कुछ विवाद चढ़ गए थे, मतलब इसको लेकर कुछ विवाद हो रहे थे। जब निर्धारण हुआ था कोई कमी रह गई थी, तो 1950 में इसका समाधान करने के लिए बग्गे अवार्ड द्वारा किया गया, ठीक है दोस्तों। 1958 में नेहरू समझौता द्वारा किया गया, बट इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, इसका कोई समाधान नहीं निकला। आगे जाइए, आइए जानते हैं क्या होता है। तो जो है, एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो 9वां संविधान संशोधन किया गया था ना, क्या बोलते हैं, बेरुवारी संघ क्षेत्र को लेकर के, वह जो है उसके पीछे जो है लगातार मुकदमेबाजी चलती रही, बहुत सारे राजनीतिक घटनाएं घटती रही, विवाद चलते रहे, ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको भी लिख दूं क्या? ठीक है दोस्तों, भार 9वें संविधान, अच्छा आप सभी को समझना है क्या? 9वें संविधान को लेकर संविधान संशोधन को लेकर के राजनीतिक घटनाएं घटती रही, घटनाएं, ठीक है दोस्तों, लगातार मुकदमेबाजी होती रही, बाजी होती रही, ठीक है दोस्तों। 9वें संविधान संशोधन जो किया गया था, उसको लेकर के राजनीतिक घटनाएं यानी कि सरकारों के बीच में कोई भी घटनाएं होती हैं, उसे राजनीतिक घटनाएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। लगातार मुकदमेबाजी होती रही, ठीक है दोस्तों। तो कोई संतुष्ट नहीं थे, तो 16 मई 1974 में, 16 मई 1974 में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, देश के बीच समझौता हुआ, ठीक है दोस्तों। अब क्या समझौता हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन समझौता किस लिए हुआ था कि अब हम और नहीं झेलना चाहते हैं, अब यहाँ पे फाइनल कर दीजिए आप सारी चीज़ों को। तो समझौता किस लिए किया गया था? उनके मामलों को हल करने के लिए, जटिल मामलों को हल करने के लिए, विवादों ठीक है दोस्तों। समझौता क्यों किया गया? विवादों को हल करने के लिए। अब समझौता क्या था कि इससे भी कोई अभिपुष्टि नहीं हुई। फिर लास्ट में क्या हुआ दोस्तों? लास्ट में क्या हुआ आप सभी को पता है? तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, लास्ट में ही नीचे ही बता देता हूँ। तो एक प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है दोस्तों, उसमें जो है बहुत सारे लोग आए, एक प्रोटोकॉल हुआ, प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है दोस्तों, एक प्रोटोकॉल हुआ, उसमें सभी लोग आए, उसमें बहुत, मतलब नहीं, जो जो लोग आए उसको लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक मिनट रुक जाइए, आप सभी कहीं मत जाना यार। असम, मेघालय, त्रिपुरा, ओके, पहला असम हो गया, दूसरा मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, तीसरा त्रिपुरा हो गया,
समझ में आ रहा। और लास्ट जो हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, तो इसे क्या लिख दूँ? पश्चिम बंगाल को मैं क्या लिख दूँ? पीबी। ओके, पीबी हो गया, पश्चिम बंगाल है, ठीक है दोस्तों, पीबी हो गया। इन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? कि आज के बाद कोई वाद विवाद नहीं होगा। इन लोगों की सहमति के सहयोग से सारे मामले हल हो गए। तो आप सभी को फिर से एक बार सारी चीज़ों को समझाना चाहूँगा। भारत और बांग्लादेश का जो सीमा निर्धारण हुआ वह 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड द्वारा किया गया था। तो कुछ विवाद थे, उस विवाद को हल करने के लिए 1950 में इसका समाधान किया गया बग्गे अवार्ड द्वारा, बट कोई समाधान नहीं मिला। किया गया था, प्रयास किया गया था, फिर कोई समाधान नहीं मिला। फिर पुनः कोशिश की गई 1958 में नेहरू-नून समझौते द्वारा किया गया, कोई भी समाधान फिर भी नहीं निकला। और उसके बाद जो है 9वें संविधान संशोधन को लेकर के राजनीतिक घटनाएँ घटती रहीं और लगातार मुकदमेबाजी होती रही, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी कोई समझौता आपको लग रहा है कि मतलब दोनों के बीच में कोई समझौता है? नहीं। फिर 16 मई 1974 में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ कि आज से हम इसे अब नहीं देखा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। किसके लिए? विवादों को हल करने के लिए। ये सारे विवादों को ख़त्म करते हैं, अब लड़ाई झगड़े का और कोई राजनीतिक घटनाएँ नहीं देखना है हमें, और भी सारी चीज़ों को नहीं देखना है, कोई भी विवाद नहीं रखना है हम दोनों के बीच में। फिर यहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। हुआ 1974 में दोनों की जगहों को, क्षेत्र को, अंत क्षेत्र को दे दिया गया। 111 जो है बांग्लादेश को दिए गए, और भारत को जो है 51 क्षेत्र बांग्लादेश ने दिए। तो ये 1974 में ही हुआ था, ठीक है दोस्तों। बट फिर भी होता रहा ना मुकदमेबाजी, फिर भी वो होता रहा, फिर भी संपन्न नहीं हुआ। फिर लास्ट में क्या हुआ? एक प्रोटोकॉल, उसमें असम भी आया था, मेघालय भी आया था, त्रिपुरा भी आया था, और पश्चिम बंगाल के राज्य आए थे, ठीक है दोस्तों। तो इन लोगों के सहयोग से जो समझौता हुआ था, उसके बाद से कोई वाद विवाद नहीं हो रहा है। अब देश है, देश अपने लिए कटते मरते रहते हैं, अभी भी होते रहे होंगे तो मुझे नहीं पता, हो रहे हैं अभी भी। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। कहो तो आप सभी को सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ करा दूँ, बट उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप पूरी वीडियोज़ को देख लेना। लेकिन मुझे मन कर रहा है आपको समझा दूँ, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? करवा ही देता हूँ। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में कोई भी संशोधन करना है तो आपको साधारण बहुमत के अनुसार करना होगा। अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करना होगा। यही सारी बातें अनुच्छेद 4 बताता है। और एक क्वेश्चन हमने उठाया था बेरुबारी संक्षेत्र का, जो कि हमारे भारत में था, पाकिस्तान का क्षेत्र था, उसके लिए आपस में कुछ लोग समझौताएँ कर रहे थे, और राष्ट्रपति को 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार उनको अधिकार प्राप्त था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके सलाह ली, राय ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको केवल राज्य को समाप्त करने का और राज्य में परिवर्तन करने का अधिकार है, ना कि भारतीय क्षेत्र को किसी भी देश को देने का। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनुच्छेद 368 के तहत इस काम को करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद संविधान, जब 368 की बात आ गई, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तो 9वां संविधान संशोधन 1960 को किया गया। तो उसके द्वारा जो है पाकिस्तान के क्षेत्र को दे दिया गया, बट फिर भी होता रहा सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि 1969 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ व्यवस्थाएँ की भारत के लिए। क्या व्यवस्थाएँ की? पहली व्यवस्थाएँ थी कि भारत और विदेश के बीच में कोई भी सीमा निर्धारण संबंधित मामला है, उसको हल करने के लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके ब तो फिर कैसे किया जाए? कार्यपालिका द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा व्यवस्था जो थी, वो दूसरी व्यवस्था जो थी क्या थी दोस्तों? 1 मिनट, तो ध्यान से उतर जाता है, 1 मिनट मुझे देखना पड़ जाएगा क्या? ओके, हाँ, कि मतलब आप जो है भारतीय क्षेत्र को किसी को दे नहीं सकते हो, यह भी व्यवस्था थी, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो हमारा हुआ, उसके बाद हमारा ये आ गया बांग्लादेश और भारत के बीच का अंत क्षेत्र का मामला आ गया। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ अंत क्षेत्र को लेके, और बांग्लादेश ने जो है 51 क्षेत्र भारत को दिए, और भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। और उसके बाद हम सभी ने पढ़ा कि साझी ज़मीन सीमा कितनी थी? हाँ, साझी ज़मीन कितनी थी बांग्लादेश और भारत के बीच में? तो 4,996.7, हाँ, 1 किलोमीटर लंबी थी, इतनी साझी सीमा थी। उसके बाद हम सभी ये पढ़ने आ गए, भारत और बांग्लादेश का सीमा निर्धारण 1947 रेड क्लिफ द्वारा किया गया। इसमें कुछ वाद विवाद रह गए, उसको हल करने के लिए 1950 बग्गे अवार्ड द्वारा किया गया। फिर नहीं सफल हुआ, तो फिर 1958 द्वारा नेहरू-नून समझौता किया गया, फिर भी नहीं सफल रहा। 9वां संविधान संशोधन को लेकर के राजनीतिक घटनाएँ और मुकदमेबाजी होती रहीं,
फिर भी संतुष्ट नहीं था, कोई भी समाधान नहीं निकला। 16 मई 1974 को दोनों देश के बीच में समझौता हुआ विवादों को लेकर के, ठीक है? विवादों को हल करने के लिए। तो बांग्लादेश और भारत का बँटवारा हो गया आंध्र क्षेत्रों का, ठीक है दोस्तों? इसी के 16 मई 1974 में, ठीक है दोस्तों? तो उसके बाद भी जो है वाद-विवाद होते रहे, फिर उसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ। उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हुए, सहयोग मिला और उसमें समझौता हुआ कि आज के बाद कोई वाद-विवाद नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारा संपन्न होता है क्या? अनुच्छेद 4 और इसके बाद अब हम मतलब समझ आधा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण, ठीक है दोस्तों? ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना? अब यहीं तक आज रहने देते हैं क्योंकि हमारी वीडियोस लंबी हो चुकी हैं, आप सभी को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, युद्ध किस लिए लड़ा जाता है? युद्ध इतिहास के लिए लड़ा जाता है। इतिहास क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमारे बारे में लोग जान सकें। तो युद्ध जब छिड़ चुकी है, तो युद्ध में उतर चुके हैं, तो युद्ध करेंगे, युद्ध हम इतिहास के लिए करेंगे, इतिहास के लिए करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो यही बात मुझे बतानी थी और मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, आप सभी को मम्मी-पापा के लिए जी-जान लगा देनी है मेरे दोस्तों। देखना नहीं है कितना हम जी-जान लगा रहे हैं, लगा देना है और आपको पढ़ाई के उद्देश्य से पढ़ना है। मुझे एक ज्ञानी इंसान बनना है, ज्ञानी व्यक्ति बनना है, ना कि मुझे किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आप जब ज्ञानी व्यक्ति बनने के लिए पढ़ोगे ना, फिर आपको जो एग्ज़ाम क्रैक करने रहेंगे, वो आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है? आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि आप हमारे देशवासी हो, तो मुझे मतलब होना चाहिए। लेकिन आप समझो, मैं जो समझा रहा हूँ, तो समझ गए होंगे। तो हम पार्ट 3 को यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 4 में जो है हम यूनियन टेर ओ शेरा उठ जरा ते फिर ही जलवा